हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट करने हम लोग संजीवनी बैच में अपना लेक्चर नंबर 3 है बायोमोलिक्यूल का। एक तरीके का थोड़ा सा पॉज लग गया था, गैप हो गया था और हम द्रोणा और संजीवनी खासकर मैं नहीं करा पा रहा था। कुछ रीजन थे, मे भी हम बैच में काफी बिजी थे, काफी सारी चीजें टेस्ट सीरीज इनमें उलझे हुए थे। तो अब एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज कराते चलेंगे। आपको संजीवनी में जितना भी सिलेबस है क्लास 11th का, इसके बाद का प्रॉपरली आपको सीक्वेंस वाइज लेकर चलने वाले। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चीजों को अच्छे से करना है, क्योंकि एक प्रॉमिस किया हुआ है हमने बेटा आपको कि कहीं ना कहीं संजीवनी में पूरी 11th और द्रोणा में पूरी 12th आपको करानी है। तो उस चीज को हम करने वाले हैं, उसमें कहीं भी कोई किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हम पर निर्भर हैं, हम पर डिपेंड है क्लास 11th और 12th के सिलेबस को लेके। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसको चीजों को फिनिश करें। तो चीज स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूं कि संजीवनी में हम क्लास 11th का पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं और द्रोणा में हम क्लास 12th का पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी लेवल अप स्टार्ट किया है, जिसमें मेरा यह मानना है कि एनसीईआरटी की थोड़ी डीप नॉलेज अपने को चाहिए। कहीं ना कहीं जब पैटर्न बदला है तो कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस मुश्किल आएंगे या कुछ चैप्टर की डीप एनसीईआरटी आएगी। अब हमें क्या करना है, आपको जो भी चैप्टर्स हैं सबकी एनसीईआरटी को डीपली आपको करवा देना है, ताकि आपकी एनसीईआरटी का थोड़ा सा लेवल क्या हो जाए, अप हो जाए। ठीक है, इसके साथ हमने अपना एक नया क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। अब ये क्यों किया मैं बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने क्या होता है बेटा, ये जो टाइम होता है दिवाली के जस्ट बाद का, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग को ड्रॉप कर दिया होता है, ये सोच के कि यार शायद हमें समझ कम आ रहा है। तो हमने यही प्लान करके क्या किया था कि चलो एक अच्छा क्रैश कोर्स लाते हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। भले ही हम उसे क्रैश कोर्स नाम दे रहे हैं, पर एक प्रॉपर लॉन्ग कोर्स है। तो उस तरीके से हम उसको लेकर चल रहे हैं। और उसमें मतलब टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब वो प्रॉपर तरीके से आपके कोर्स को कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस। तो हर एक तरह का प्रॉमिस है, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है उसको डिलीवर कर रहे हैं, आपकी संजीवनी द्रोणा में चीजें करा रहे हैं, बैच के अंदर अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि टीम थोड़ी छोटी है, लोग हमारे पास कम है। जैसे कि मान लो कुछ लोग हमने टेस्ट सीरीज पर लगा दिए काम करने के लिए अपने साथ, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीज डिले हो जाती है। तो टीम छोटी है, मेहनत कर रहे हैं। मैं बस आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपका सिलेक्शन रुक सके। आप पूरी मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। जो आप बोलोगे वो कराएंगे। आपने पॉडकास्ट लिखा हुआ है, पॉडकास्ट भी कराएंगे। आप जो जो बोलते जाओगे वो सब सब कराते चले जाएंगे, पर प्लीज आप मेहनत करिए, एफर्ट डालिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज मैंने दो टॉपिक लिए हैं आपके लिए इस लेक्चर में। ठीक है, देखते हैं कितना करा पाते हैं। प्रोटीन्स और एंजाइम। ठीक है, फील करना है, प्रोटीन्स को समझना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो सारी बातें आपको सीख कर चलनी है। क्योंकि लास्ट दो लेक्चर जो थे, पहला लेक्चर था मैंने एकदम बेसिक सी बात कर ली थी, बायोमोलिक्यूल क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, प्योर एनसीईआरटी से वो टॉपिक कराया था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको अमीनो एसिड्स पढ़ा दिए थे। अमीनो एसिड्स में हम थोड़ा सा बाहर गए, क्योंकि केमिस्ट्री वाला पार्ट भी मैंने वहां कवर कर दिया। अब हम किस में आ गए हैं, प्रोटीन्स में आ गए हैं। किस टॉपिक में आ गए, प्रोटीन्स में आ गए। प्रोटीन्स क्या होती हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस है ना पढ़ने का, अमीनो एसिड के बाद प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के बाद एंजाइम, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, सही, स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं प्रोटीन क्या होती है। ठीक है, मेरा ये मानना है बेटा, प्रोटीन्स को स्टार्ट करेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रोटीन एक स्पेशल गिफ्ट है नेचर का, मतलब लाइफ को। क्योंकि प्रोटीन ऐसा कुछ होता है कि जो कुछ भी काम कर सकता है। मतलब मैं कहता हूं कि अगर ये काम करना है सेल में, ये भी प्रोटीन कर रही है, ये वाला करना है, ये भी प्रोटीन कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसी चीज है सेल के अंदर, जो कहीं ना कहीं मतलब सारे काम कर पाती है, बहुत सारे काम कर पाती है। और आप ये समझो कि हर चीज में कहीं ना कहीं प्रोटीन कोई ना कोई रोल कर रही होती है। तो हम सेल को मतलब जिंदा इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट प्रोटीन के। तो प्रोटीन बहुत स्पेशल है। लेकिन प्रोटीन को आप ऐसे फील करो कि जैसे आप देखते हो ना, घर में जो आटा होता है ना, आटे को आप कोई भी शेप दे सकते हो, प्रोटीन ऐसी ही होती है। प्रोटीन अलग अलग शेप बनाकर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके लिए क्या होता है,
जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जुड़ते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक सिंपल भाषा में बोलूं, आप मुझे ये बताइए इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? आप कहोगे सर 20 होते हैं। अगर उन अल्फाबेट्स को मैं अरेंज कर कर वर्ड्स बनाऊं, जैसे मान लो कोई भी वर्ड है, कैम्बियम है, वास्कुलर है, बायोलॉजी है, ये वर्ड्स हैं, इनको बनाऊं तो कितने बना सकता हूं? अनलिमिटेड बना सकता हूं। ऐसे ही मैंने कितने बोले, 20 बोल दिया गया? नहीं, 26 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं, अल्फाबेट्स 26 थे, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स को अरेंज करके मैं एक चेन बनाता हूं। उस चेन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्ड होके क्या बना देती है? एक प्रोटीन बना देती है, उसको फंक्शन हो जाता है। तो हम यहां पर यही चीज आपको समझा रहे हैं कि मेरे पास अलग अलग टाइप की, ये मान लो 20 अमीनो एसिड हैं, अलग अलग टाइप के, मैं एक कलर से दिखा रहा हूं, ये सब अमीनो एसिड्स हैं। अभी तो कुछ ही बना पाऊंगा मैं, सारे 20 बना भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। अलग अलग टाइप के मान लो ये अमीनो एसिड्स हैं आपके पास। ये अगर मैं इन अमीनो एसिड्स को अरेंज कर लूं, मैं इन अमीनो एसिड्स को अरेंज कर लूं अलग अलग तरीके से, तो मैं क्या बना पाऊंगा? एक चेन बना पाऊंगा। मान लो मैंने इसको लगा दिया, फिर इसको लगा दिया ऐसे करके, फिर मान लो मैंने इसको लगा दिया, फिर मैंने दोबारा इसको लगाया, ऐसे ऐसे करके मैंने क्या कर दी? एक चेन बना दी अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड की मैंने क्या कर दी? एक चेन बना दी इस तरीके से। यस और नो? यस सर। तो मैंने जो ये अमीनो एसिड की बेटा आपके लिए चेन बनाई है ना, मैंने जो अमीनो एसिड की आपके लिए चेन बनाई है, ये चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये सब अमीनो एसिड्स हैं। ये सब क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। तो ये जो चेन होती है ना अमीनो एसिड की, इसको अपने पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा, इस पॉलीपेप्टाइड चेन के तरफ NH2 होता है और दूसरी तरफ COH होता है। यस और नो? यस सर। अब जब मैं इसको पूरा फोल्ड कर देता हूं, जब मैं इसको कुछ ऐसे फोल्ड कर दूं इस चेन को, तो मैं इसको प्रोटीन कह सकता हूं। मैं इसको क्या बोल सकता हूं? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन एक्चुअल में क्या होती है? फोल्डेड होती है और साथ के साथ कोई काम करने लगती है। अब वो काम क्यों करती है बेटा? क्योंकि उसकी अपनी एक शेप बन गई है। क्या बन गई है? शेप फॉर्म हो गई। यस और नो? यस सर। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यार प्रोटीन्स एग्जैक्टली है क्या। प्रोटीन्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी अलग अलग शेप होती है और वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। मेरा सवाल कई बार मन में आता है कि चेन ऑफ अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्या पॉलीपेप्टाइड भी प्रोटीन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कई ऐसी प्रोटीन होती हैं जो स्ट्रेट चेन की होती हैं, पर बहुत सारी प्रोटीन इस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग की वजह से बनती है। फोल्डिंग समझ में आता है? एक शेप, जैसे मैंने कहा ना आटे को शेप देते हैं, वैसा। और फिर उसके बाद वो काम करने लगते हैं, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो हम अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि नेचर ने कैसे काम किया। नेचर ने जीन, DNA इवॉल्व किया। ये DNA बताता था कि अमीनो एसिड को किसके बाद कौन सा जोड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नेचर ने क्या इवॉल्व किया? DNA बनाया। DNA बताता था कि अमीनो एसिड को कैसे जोड़ेंगे, उससे बनती थी पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारे पास क्या बनती थी? प्रोटीन्स बनती थी। यस, बताइए। यस, ठीक है। तो हम अब एक बेसिक सी बात करने जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्रोटीन किस में आएगा? माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा, मैक्रो में आएगा? सर मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा। यस और नो? यस। दूसरा, प्रोटीन क्या है? एसिड सॉल्युबल पूल में आता है या इनसॉल्युबल में आता है? सर इनसॉल्युबल में आता है। और आपको याद रहना चाहिए बेटा, एसिड इनसॉल्युबल पूल हमने चैप्टर लेक्चर 1 में बात की थी कि अगर मैं सेल को तोड़कर उसकी चीजों को डिसॉल्व करता हूं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड और उसके अलावा लिपिड, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगा। तो प्रोटीन भी किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएगा। ठीक है, यस और नो? और उसके बाद ये किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर है किसका? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। यस और नो? यस सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या सेम अमीनो एसिड रिपीट हो रहे हैं? नहीं। तो किस तरह का पॉलीमर है? सर हेट्रोपॉलीमर है। व्हाट इज हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर क्या होता है भाई? देख इधर, हेट्रोपॉलीमर का मतलब है अलग अलग टाइप का अमीनो एसिड रिपीट होना। तो डिफरेंट टाइप के क्या है? डिफरेंट टाइप के क्या रिपीट हो रहे हैं? अमीनो एसिड्स रिपीट हो रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, इसको हमने क्या बोल दिया? हेट्रोपॉलीमर बोल दिया। तो ये कुछ बेसिक सी बातें मेरे दिमाग में चली गई।
ठीक है, तो प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। उसकी एक साइड में हमारे पास क्या होता है, हम ये लिखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो किसकी चेन होती है, चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है, जिसके एक साइड में क्या होगा, वन साइड में क्या होगा बेटा, NH2 ग्रुप होता है, इसे कहते हैं एन टर्मिनल। यस और नो, सोचो खुद से। अभी हमने बताया भी था कि जैसे ये चेन है, इसके एक साइड में NH2 ग्रुप है, इसे एन टर्मिनल बोलेंगे। लास्ट वाले अमीनो एसिड का ये COH ग्रुप है, इसको अपने क्या बोलेंगे, सी टर्मिनल। मैंने आपको ये रिएक्शन भी कराए थे, जैसे मान लो ये NH2 ग्रुप है, ये अमीनो एसिड लिख दिया मैंने, यहां पर H लिख दिया, यहां पर मेरे पास क्या है, COH है, और यहां पर R है। ऐसे ही मैंने फिर NH2 लिख दिया, मैंने यहाँ C लिख दिया, ये COH लिख दिया, ये H लिख दिया, ये R लिख दिया, यहां पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और ऐसे अगर चेन बनती चली जाए तो एक एंड पर मान लो मैं एक और अमीनो एसिड यहां लगा दूं, तो ऐसे पूरी चेन बनती चली जाएगी, तो एक एंड पर क्या आ जाएगा, NH2, लास्ट एंड पर क्या आ जाएगा, COH, ऐसे पूरी चेन बनती चली जाएगी। यस, तो एन टर्मिनल होगा, और COH होगा तो क्या होगा बेटा, हमारे पास C टर्मिनल होगा। इस बात में कोई डाउट है किसी को, सोच लो, ठीक है, यहां तक ठीक है। और प्रोटीन जो होती है ना बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा, फोल्डेड एंड फंक्शनल फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, फोल्डेड एंड फंक्शनल फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, उसको हम प्रोटीन कह रहे हैं, इज नोन एज प्रोटीन। उसको अपने ने क्या बोल दिया है, प्रोटीन बोल दिया है। यस, फोल्डेड कि किस तरीके से फोल्ड हुई और काम करने वाली जो फॉर्म है उसको हमने क्या बोल दिया है, प्रोटीन बोल दिया है। तो फोल्डेड एंड फंक्शनल फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोटीन का नाम दे रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है आपको, सोचो, अपने दिमाग में सोचो, ठीक है। तो प्रोटीन एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसिड इनसॉल्युबल में आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उनकी शेप के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, शेप के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटीन का जो फंक्शन है उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं कि यार प्रोटीन क्या स्ट्रेट चेन होती है, हाँ होती है। प्रोटीन फोल्ड होती है, बिल्कुल फोल्ड होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोटीन के किस पे बात करनी चाहिए, मुझे प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे बात करनी चाहिए। यस और नो, यस यस। तो हम देख सकते हैं, आप देखो जरा, ठीक है, आप देख सकते हो ये कैसा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। यहाँ पे देखो जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, ठीक है। होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है, आप देख लो, है ना, होमोपॉलीमर है, ये हेट्रोपॉलीमर है, ये लिखा हुआ हेट्रोपॉलीमर। यस और नो। और यहां पर बेटा डाइटरी प्रोटीन की बात कर रहा है, जो आप खाने में खाते हो ना, उनमें असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड वाले कंपोनेंट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, मतलब टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या बात बोली है, सुनो। एनसीईआरटी कहती है कि जब आप इनऑर्गेनिक में फॉर्मूला पढ़ते हो, फॉर्मूला आपको पता है, जैसे MgCl2, ये फॉर्मूला है ना, ये तो सिंपल एक स्ट्रक्चर सीधे फॉर्मूला है। फिर वो कहते हैं कि जब आप ऑर्गेनिक में बेंजीन पढ़ते हो, तो बेंजीन एक 2D स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और जब आप फिजिक्स में आप पढ़ते हो, तो वहां पर आपको 3D में आप चीजों को स्टडी करते हो। 3D मतलब उसके तीनों उसके डायमेंशंस की पढ़ाई करते हो। ये कह रहा है कि आपको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि बायो में जब हम प्रोटीन पढ़ते हैं ना, उसमें 3D के बाद भी एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि यार प्रोटीन के स्ट्रक्चर में 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, तो सबसे पहले आप ऐसे सोचो कि जैसे मान लो कोई डीएनए है, डीएनए ने बताया कि कौन सा अमीनो एसिड बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ये सेल है, सही है सर, सेल में ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डीएनए है। इस डीएनए ने एक इंफॉर्मेशन बना के बाहर भेजी, जिसको अपने नाम दे देते हैं आरएनए। ये आरएनए है। इस आरएनए पर राइबोसोम लग जाता है, ऐसे इस आरएनए पर इस तरीके से राइबोसोम लग जाता है, और राइबोसोम में लगकर
अमीनो एसिड की ऐसे एक चेन बना दी है ऐसे, ये जो चेन बनी है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो चेन बनी है। तो मेरा पॉइंट ये आपको समझाने का है कि डीएनए जो है वो बनाता है आरएनए, इस आरएनए पर राइबोसोम लगकर अमीनो एसिड को लिंक करता है, ये अमीनो एसिड जुड़े में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसे कहते हैं 1 डिग्री स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर आपसे मैं कहूं व्हाट इज 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये जो चेन अमीनो एसिड की ऐसे बनी है ये 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, जिसके एक तरफ NH2 होगा और दूसरी तरफ COH होगा। यस, तो आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर और 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता कहां, कैसा है, होता कहां से है। तो आपको यह समझना है कि डीएनए पर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किस लिए, टू अरेंज अमीनो एसिड, अरेंज अमीनो एसिड। यस, तो जो चेन ऑफ अमीनो एसिड बनती है उसे 1 डिग्री, मतलब इस डीएनए की इंफॉर्मेशन से ये चेन बनी है। तो चेन ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोलोगे बताओ? तो चेन ऑफ अमीनो एसिड अपने पास क्या है बेटा, चेन ऑफ अमीनो एसिड क्या है, वो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। यस और नो, ये बना दिया नीचे मैंने, ये बना रखा, ये चेन है, ठीक है, क्लियर है, ये चेन ऑफ अमीनो एसिड। इसमें बॉन्ड कौन सा होगा भाई, बॉन्ड कौन सा होगा सर, बॉन्ड इसमें पेप्टाइड होता है, इसमें बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड होता है। यस, ठीक है। अब ये क्या फोल्ड करी अभी नहीं, तो 1 डिग्री क्या है, स्ट्रेट चेन है, जिसमें क्या है, एन टर्मिनल NH2 एक साइड है, ठीक है, एक साइड NH2 है और दूसरे साइड COH है, ये प्रेजेंट होता है, एन टर्मिनल C टर्मिनल। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड की चेन होती है। ये कौन बताता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद जुड़ेगा, डीएनए। ये फिक्स है, ये समझ में आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, 1 डिग्री स्ट्रक्चर हो गया। तो डीएनए इंफॉर्मेशन टू अरेंज अमीनो एसिड, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं आपसे एक सवाल बताता हूं, सवाल पूछता हूं, ये स्टेट चेन है, इसे प्राइमरी बोल दिया, ये अमीनो एसिड की बनी हुई ये हेट्रोपॉलीमर है, और ये कौन सा अमीनो, 20 अमीनो एसिड होते हैं, कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा किसके बाद, ग्लाइसिन पहले आएगा या एलानिन, ये कौन डिसाइड करता है, डीएनए। डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए जाता है साइटोप्लाज्म में, और वहां पर मेरे पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। क्या ये पॉलीपेप्टाइड चेन काम करेगी, कुछ प्रोटीन्स में करती है, कुछ प्रोटीन में ये स्ट्रेट चेन काम करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ प्रोटीन का, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, उनका 1 डिग्री स्ट्रक्चर फंक्शनल है। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो हम ये लिख सकते हैं नोट में कि इन सम प्रोटीन हमारे पास 1 डिग्री स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल है। यस और नो? यस सर, कुछ में होता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, एग्जांपल नहीं करना, आपके एनसीईआरटी में है नहीं। अब आते हैं, हम बात करते हैं 2 डिग्री स्ट्रक्चर पर। क्या प्रोटीन का कोई 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि यार आप मुझे एक चीज बताओ जरा, गेहूं है, तो क्या हम गेहूं डायरेक्ट खा सकते हैं, खा ले, क्या हो गया, क्या उससे आटा बना के आटा खा सकते हैं, खा सकते हैं। मेरी बात समझ ध्यान से, तो गेहूं से आटा बनता है ना, ऐसे ही क्या है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर अगर वो फोल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, तो वो बना देता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो बहुत सारी ऐसी प्रोटीन होती हैं जो 1 डिग्री में काम नहीं करती, जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर है उनका वो फंक्शनल नहीं होता, वो फिर फोल्ड होके क्या बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा। मैं कह तो रहा हूं, अगर आप गेहूं नहीं खाओगे तो फिर उससे आटा पीसोगे, आटा नहीं खाओगे तो रोटी बना के खाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 2 डिग्री फंक्शनल नहीं है तो फिर 3 डिग्री बनेगा, वो फंक्शनल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रोटीन का 1 भी फंक्शनल हो, 2 भी हो, 3 भी हो, नहीं। इन तीनों में से जो लास्ट होगा, मतलब 3 डिग्री होगा, या मान लो उसने 4 डिग्री तक गया, वो फंक्शनल होगा। तो अगर कोई प्रोटीन 1 डिग्री स्ट्रक्चर में फंक्शनल है तो वो आगे फोल्ड नहीं करती। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि एक स्ट्रेट चेन थी जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड था, वो फोल्ड होता है और वो 2 डिग्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब सवाल आपके मन में होगा, क्या ये फोल्डिंग रैंडम होती है? नहीं, क्योंकि प्रोटीन की अपनी एक फिक्स शेप है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो ये एक चेन है,
ये एक चेन है, सॉरी ये एक चेन है, यहां एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ये इस तरीके से ऐसे ये फोल्ड हो गया, इस तरीके से फोल्ड हो गया, ये एन है और ये सी है, तो ये आपको लगेगा एक हेलिक्स जैसा। इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अब ये स्ट्रेट खुल के नहीं जाता, कोई ना कोई बॉन्ड होना चाहिए। मान लो मैंने कहा, ध्यान से सुन बेटा, मैंने कहा तेरे को, ध्यान से मेरी तरफ देखियो, मैंने कहा तेरे को, ध्यान से सुनो, ठीक है, एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड देना, देखिए मेरी तरफ देखिए। मान लीजिए ये आपके पास एक प्रोटीन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसके इधर ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। अब मान लो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूं, इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं। जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं तो इस फोल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए इस जगह से और इस जगह से, देख मेरी तरफ, इस जगह से और इस जगह पे बॉन्ड बनना चाहिए। अगर मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं तो यहां पे और यहां पर बॉन्ड बनना चाहिए, यस और नो? यस सर। तो कहीं ना कहीं नहीं तो ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज नहीं होगा, तो इसी वजह से मेरे पास यहां पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, यहां पर क्या बन जाता है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यस, तो अल्फा हेलिक्स में मेरे पास पेप्टाइड होगा और सा पेप्टाइड तो होगा ही, साथ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और कई बार क्या होता है, हेलिक्स का मतलब होता है या तो वो ऐसे घूम रहा होता है या ऐसे घूम रहा होता है। ये हमेशा एनसीईआरटी लिखती है, ये हमेशा राइट हैंडेड कॉइल होता है। क्या होगा? राइट हैंडेड कॉइल होगा। कई बार ध्यान सुनेंगे, कई बार क्या होता है, ये जो स्टेट चेन है ये वाली, ये कई बार इस तरह के स्ट्रक्चर बना लेती है ऐसे, जिसमें ये आपको एक शीट जैसा अपीयर होगा, ऐसा ये लगेगा कि ये और ये एक दूसरे के ऊपर शीट जैसा लगा हुआ है। शीट, शीट मतलब जैसे पेज की तरीके से रखा हुआ है ऐसे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीटा प्लेटेड या बीटा शीट। क्या बोल देते हैं? बीटा शीट बोल देते हैं। यस। अब क्या इसमें बॉन्ड पेप्टाइड और एच बॉन्ड है? हाँ है, पेप्टाइड है प्लस एच बॉन्ड इसमें भी है। यस और नो? यस। पर ये हेलिक्स नहीं बना रहा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास दो टाइप के बनते हैं, दो टाइप के बनते हैं अलग अलग प्रोटीन में। एक बनता है अल्फा हेलिक्स, जो हमेशा राइट हैंडेड कॉइल होगा। यस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बनता है बीटा शीट। यस। अगर आप अल्फा हेलिक्स में देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखो, ये हेलिक्स का एक्सिस है, मतलब हेलिक्स देखो, हेलिक्स जो है इसी एक्सिस पे घूम रहा है। हां सर। हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऐसे है, तो एच बॉन्ड पैरेलल टू एक्सिस है। एच बॉन्ड क्या है? पैरेलल टू एक्सिस है। यस। और इसमें क्या है बेटा? एच बॉन्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। यस, यस। तो क्या हमें इसके एग्जाम्पल करने हैं? छोड़ दो, नहीं पूछेगा कभी, नीट भी तो नहीं पूछेगा तुमसे। तो फटाफट से आपको यह समझ में आ गया कि कोई भी प्रोटीन पहले अल्फा हेलिक्स हो सकती है, बीटा शीट हो सकती है, फोल्डिंग के ऊपर होता है ये सारा। अब अपने बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। यार टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि यार ठीक है, ये वाली स्ट्रेट चेन थी, इसने क्या करा, ऐसे फोल्ड कर दिया, यहां पर हेलिक्स बना दिया इतने हिस्से में, इतने हिस्से में इसने अल्फा हेलिक्स बना दिया, इतने में बीटा शीट बना दिया, फिर ये इधर अल्फा हेलिक्स इतने में बना दिया, और ये भी फिर आपस में पास आ जाते हैं, एक वूल लाइक, वूल मतलब ऊन जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है आप ध्यान से देखें। जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट चेन क्या मतलब 1 डिग्री स्ट्रक्चर है। यस। अब क्या होगा, इस 1 डिग्री स्ट्रक्चर में मान लो ये अल्फा हेलिक्स बन गया, फिर यहां बीटा शीट बन गया, फिर अल्फा हेलिक्स फिर से बन गया, फिर अल्फा हेलिक्स बन गया, फिर बीटा शीट बन गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। इसको 3 डिग्री कहते हैं, जिसमें कुछ और बॉन्ड भी बन जाते हैं। कुछ और बॉन्ड भी मतलब, जैसे मान लो यहां पर कोई अमीनो एसिड है, उसका सल्फर सल्फर के सामने आ जाए तो सल्फर सल्फर बॉन्ड बन गया। ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो बन चुका है वो फर्दर फोल्ड होता है, वो आगे जाकर क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा, फर्दर फोल्ड हो जाएगा 2 डिग्री स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोल देते हैं? टर्शरी बोलते हैं। 2 डिग्री स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड हो जाता है, उसको टर्शरी बोलते हैं।
उसमें बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं वो देखो। सबसे पहले पेप्टाइड तो बना ही था, जो कि किसमें था, 1 डिग्री में था। फिर 2 डिग्री बनेगा तो कौन सा बनेगा, एच बॉन्ड बन जाएगा। यस, वो 2 डिग्री में था। अब सल्फर सल्फर के बीच में आप क्या लिखोगे, डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज। यस, अब मेरी बात सुनना, ये स्ट्रेट चेन थी, इसका कुछ हिस्सा अल्फा हेलिक्स फोल्ड हो गया, कुछ बीटा शीट, कुछ अल्फा हेलिक्स, और ये सब आपस में एक दूसरे के पास आ गए। अब आपने अगर पढ़ा हो, बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे थे जो एक दूसरे को रिपेल करते थे, सॉरी पानी को रिपेल करते थे, जिन्हें हम बोलते थे नॉन पोलर अमीनो एसिड। अब ये फोल्डिंग कहां हो रही है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या है, पानी है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, आपने अगर ऑयल, ऑयल मतलब तेल कि अगर आप 2 ड्रॉप लो, वो दोनों ड्रॉप आपस में जुड़ जाएगी, वो दोनों ड्रॉप क्या होगी, आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों पानी को रिपेल कर रही है ना। तो जो चीज पानी को रिपेल कर रही है वो चाहेगी कि साथ में आ जाए। यस, ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन आ जाता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन या इंटरेक्शन लिख सकते हैं। यस, ठीक है। अब सोचो, अब और सोचो, उसके अलावा जब अमीनो एसिड की चेन पास में आ जाएगी तो एक और बॉन्ड लगेगा जिसे वंडरवॉल कहते हैं। आप हमेशा याद रखें बेटा, चीजें जब पास आ जाती है तो वंडरवॉल लगता ही है, तो वंडरवॉल लगेगा। आपने पढ़े थे 2 तरह के अमीनो एसिड, एक पोलर, एक नॉन पोलर। नॉन पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ताकि पानी से दूर जा सके, उसे आप लिखोगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। पोलर वालों में कौन सा लगेगा सर, पोलर वाले में लग जाएगा आयनिक इंटरेक्शन, क्योंकि वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यस और नो। तो फाइनल फोल्डिंग कुछ ऐसी होगी जैसे ऊन को मैंने, मान लो ये तार लेकर, ये तार ऊन है, इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, फाइनल फोल्डिंग को स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड काम करेंगे। हो सकता है ये नॉन पोलर अमीनो एसिड हो, यहां कुछ नॉन पोलर, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले। यस, हो सकता है यहां सल्फर हो, एसएच ग्रुप हो, सिस्टीन का ये SHO, ये बॉन्ड बन जाए, सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो काफी सारे बॉन्ड बन जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में और एक फाइनल शेप निकल के आती है। एनसीईआरटी बोलती है कि बहुत सारी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक एंजाइम, उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लो ये अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट है, ये अल्फा हेलिक्स है, फिर अल्फा हेलिक्स है, फिर बीटा शीट है, अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है, अल्फा हेलिक्स है, ऐसे बीटा, ऐसा करके कुछ बन गया। जहां पर अगर सल्फर सल्फर वाला सामने आया, उसने आपस में बॉन्ड बना लिया, जैसे ऐसे करके हमने बना दिया। और फिर ये मान लो नॉन पोलर अमीनो एसिड है, ये नॉन पोलर है, ये आपस में अट्रैक्ट कर गए। फिर इसके बीच में वंडरवॉल लग गई। सरफेस पर पोलर वाले थे, पोलर का आर ग्रुप था, उसने आयनिक इंटरेक्शन कर लिया। तो कुछ इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी क्या आ जाती है, एक फिक्स शेप आ जाती है, अपनी क्या आ जाती है, एक फिक्स शेप आ जाती है, जो उसे क्या देता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी देता है। यस और नो, सोचो। तो मैं आपसे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछता हूं, क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर की बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, होती है, क्या सेकेंडरी की नहीं होती, होती है, पर टर्शरी स्ट्रक्चर एक इतना ज्यादा स्पेसिफिक फोल्ड होके बन जाता है कि उसकी अपनी एक प्रॉपर और ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी आ जाती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास मैनी प्रोटीन है, बहुत सारी प्रोटीन है, जिसमें टर्शरी स्ट्रक्चर क्या देता है, टर्शरी स्ट्रक्चर देगा उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी, गिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी देता है। कोई डाउट है इस बात में, सोचो, उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन देता है, टर्शरी स्ट्रक्चर देगा। ये चीज क्लियर है, बताइए। टर्शरी स्ट्रक्चर उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी देता है, ठीक है। यस यस। और टर्शरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो एंजाइम्स के पास टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। मायोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन है, उसके पास आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। यस। अब आते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो, क्वाटनरी स्ट्रक्चर क्या है, इसको 4 डिग्री कहते हैं। मेरे पास ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये भी डीएनए है। इस डीएनए से
ये मेरे पास 1 डिग्री स्ट्रक्चर बना, आपको पता है 1 डिग्री से 2 डिग्री बना, और फिर ये फोल्ड होके फाइनली क्या बन गया, ये 3 डिग्री बन गया। ठीक है, यहां पर डीएनए के इतने हिस्से से मेरे पास एक अलग प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, उससे फिर 2 डिग्री बना, और फिर फाइनली उससे भी क्या बन गया, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास क्या होती है, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, सम प्रोटीन्स लाइक, एनसीईआरटी ने एडल्ट लिखा है बेटा, ध्यान रखना, एडल्ट हेमोग्लोबिन, उसमें एक से ज्यादा टर्शरी होती हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे भाई ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन में हमारे पास एक से ज्यादा, ये वाला ध्यान से सुन बेटा, ये वाला मान लो टर्शरी स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन इस टर्शरी से बनी है, इस टर्शरी से बनी है, ठीक है, इस वाली टर्शरी से बनी है, ध्यान देंगे, इस वाली टर्शरी से बनी है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टर्शरी, ये कौन सा है टर्शरी, ये कौन सा है टर्शरी, ये कौन सा है टर्शरी। अब ये पूरी चीज एक प्रोटीन है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये पूरी चीज एक प्रोटीन है, तो इसका मतलब फिर इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सब यूनिट, इसको क्या बोलोगे, सब यूनिट। तो सब यूनिट का क्या मतलब होगा कि डीएनए के एक हिस्से से ये सब यूनिट बन गई, दूसरे हिस्से से ये सब यूनिट हो गई। इसका मतलब डीएनए का पूरा एक डीएनए जो है एक पूरी प्रोटीन नहीं बना रहा, डीएनए उस प्रोटीन के हिस्से बना रहा है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट, जिनके 3 डिग्री स्ट्रक्चर होते हैं, और फिर फाइनली वो एक प्रोटीन बनाते हैं। तो क्वाटनरी में क्या होता है, सम प्रोटीन लाइक एडेंट हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ मैनी सब यूनिट, मैनी सब यूनिट। जैसे कि हेमोग्लोबिन में हमारे पास मान लो ऐसे आयरन है और 2 अल्फा सब यूनिट है, ऐसे अल्फा, तो ये 3 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा, और 2 बीटा सब यूनिट है, ये कौन सी है, बीटा, ये बीटा है, तो ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो इनको अपने क्या नाम दे देंगे, सब यूनिट का नाम दे देंगे, इसको अपने क्या नाम दे देंगे, सब यूनिट का नाम दे देंगे। क्लियर है, बताइए, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए यहां पर कि क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो होता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम क्लियरली बोल रहे हैं कि ये हमारे पास सब यूनिट्स हैं, ठीक है, और ये किससे बनी है, ये हमारे पास बनी है प्रोटीन से, ये किससे बनी है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन्स की हमारे पास ये सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, मतलब प्रोटीन में ये सब यूनिट्स होती हैं। तो 1 डिग्री स्ट्रेट चेन, 2 डिग्री अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, 3 डिग्री फर्दर फोल्डिंग। क्वाटनरी में क्या होगा, काफी सारे 3 डिग्री मिलकर क्या बना देते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर 3 डिग्री को फिर हम सब यूनिट बोल देते हैं। और ऐसा नॉर्मली कब होता है कि जब डीएनए का अलग अलग पार्ट एक अलग अलग सब यूनिट बना रहा है। कर लेंगे बात, ये समझ में आ रहा है। ये चीज जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आप ये पढ़ोगे कि अल्फा सब यूनिट के लिए क्रोमोसोम नंबर 16 पर जीन है, और बीटा सब यूनिट के लिए क्रोमोसोम नंबर 11 पर जीन है। किसमें, ह्यूमन में। ह्यूमन में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, तो ये जो मान लो बीटा सब यूनिट है, यहां पर ये बीटा, ये आ रहा है क्रोमोसोम 16 पर, 11 पर जीन है। अल्फा के लिए क्रोमोसोम नंबर 11 उस पे 16 पे जीन है, ठीक है, ये करोगे आप वहां जाके, यस। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्राइमरी स्ट्रेट चेन है, सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, टर्शरी देखो और फोल्ड हो गया, क्वाटनरी में एक से ज्यादा टर्शरी आते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, और एक और प्रोटीन्स होती है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें फाइब्रस कहते हैं। फाइब्रस क्या होती है, थोड़ी सी इलोंगेटेड सी होती है, इलोंगेटेड होती है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से सॉल्युबल नहीं होती। इनके एग्जाम्पल मेरे पास है कोलेजन वगैरह, कोलेजन, आपने एक्टिन मायोसिन सुना है, यस, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये सब फाइब्रस प्रोटीन होती हैं। और इनमें जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, इनमें स्ट्रक्चर होता है मान लो प्राइमरी 1 डिग्री और 2 डिग्री तक होता है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं ऐसी गोल हो जाती है फोल्ड करके, तो इन्हें हम कहते हैं ग्लोबुलर। तो ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, यस, तो स्फेरिकल होती है और सरफेस पर वो अमीनो एसिड आते हैं जो पोलर हो। आप सोचो,
अगर किसी प्रोटीन की सतह पर पोलर अमीनो एसिड है तो वो प्रोटीन पानी में घुलेगी, यस और नो? यस और नो सर, घुल जाएगी। तो सरफेस पर वो अमीनो एसिड्स हैं जो उसको पानी में घोल देते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल होती हैं। ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है, यस और नो? यस सर। और इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएंगे हिस्टोन्स, हिस्टोन्स आ सकती हैं, और आ सकते हैं हमारे पास एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डिग्री होगा या 4 डिग्री होता है। तो मेरे को एक बात समझ में आई, अब 1 डिग्री स्ट्रक्चर में काफी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं। 2 डिग्री में भी अगर आप 2 डिग्री का भी स्ट्रक्चर बनाओगे ना ऐसे, तो आर ग्रुप जो होता है वो ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है। आर ग्रुप चेन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये आर ग्रुप ऐसे बाहर निकला होता है चारों तरफ, यस। तो आर ग्रुप पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड हो जो नॉन पोलर हो, लेकिन जब 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है ना, तो सरफेस पर वही अमीनो एसिड होते हैं जो पोलर हो। तो 3 डिग्री और 4 डिग्री प्रोटीन सॉल्युबल होती हैं पानी में, और उनकी जो शेप होती है उन्हें फिर हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? ग्लोबुलर। तो ग्लोबुलर मतलब वो ऐसी होंगी, फाइब्रस मतलब थोड़ी सी इलोंगेटेड होंगी, यस। ये सॉल्युबल नहीं होंगी, ये सॉल्युबल होंगी। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री, और इसमें क्या होगा? 3 डिग्री 4 डिग्री। ये टॉपिक का मेन पर्पस ये है कि आपको ये समझाना है कि एंजाइम्स आर वाटर सॉल्युबल ग्लोबुलर प्रोटीन, सिर्फ ये समझाने के लिए। इस टॉपिक की पूरी सिग्निफिकेंस क्या है ये वाले की, कि आपको यह समझाया जाए कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगर आपको सिंपल सी बात की जाए कि यार प्रोटीन का सबसे ज्यादा रोल एज ए एंजाइम होता है, सबसे ज्यादा रोल आपको मिलेगा एंजाइम, एंजाइम कैटलिस्ट की तरह से। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एक एंजाइम है। प्रोटीन क्या है? रूबिस्को, जो फोटोसिंथेसिस में आता है। रूबिस्को क्या है? एंजाइम, ठीक है। उसके बाद एंटीबॉडीज हो सकती हैं। एंटीबॉडीज कौन सी प्रोटीन होती है मैं बता देता हूं। आपने सुना था, आपने सुना है ऐसे IgG करके सुना है, इन्हें कहते हैं गामा ग्लोबुलिन, या ग्लोबुलिन लिख लो। इन्हें कौन सी प्रोटीन कहते हैं? ग्लोबुलिन, यस। एंटीबॉडीज होती हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब जो सपोर्ट करती हैं, तो स्ट्रक्चरल में आ जाएगा कोलेजन। अब कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एनिमल में है। अगर आपसे कोई पूछे ना मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अर्थ पे कौन सी है, तो आप लिखोगे रूबिस्को। फिर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्लांट में, तो भी रूबिस्को। लेकिन मोस्ट अबंडेंट एनिमल में कौन सी होती है? कोलेजन। और कोलेजन क्या करती है? स्ट्रक्चर बनाती है बेटा, है ना। स्ट्रक्चर किसके बीच का? जैसे मान लो ये सेल है, सेल्स के बीच में यहां कोलेजन होता है कि नहीं? यस। इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स की तरीके से ये लिखा है ना, इंटरसेलुलर। ये क्या लिखा है? इंटरसेलुलर, सेल के बीच में, ग्राउंड सब्सटेंस के बीच में तरीके से। एंजाइम को लिखा है, ट्रिप्सिन लिख दिया एक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कहां होते हैं बेटा? जैसे ये सेल है, सेल के सरफेस पर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर है? सही है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं चैनल्स की, चैनल्स और पंप। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास सेल के सरफेस पर एक चैनल होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज मूव कर सकता है। उस चैनल का नाम है GLUT4। GLUT4 जो है चैनल है, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, है ना। सेल के अंदर ग्लूकोज को लाने के लिए मेरे पास क्या है? GLUT4 है, चैनल है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है, जैसे हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की तरीके से काम कर सकती है। आप एक काम करो, अपनी बॉडी में देखोगे सब जगह आपको प्रोटीन दिखेगी। फॉर एग्जांपल हेयर, किराटिन प्रोटीन। आपको ये टेबल जरूर याद करनी है, इससे क्वेश्चन बनेगा नीट में, पर वैसे मैं स्टार्ट कर देता हूं। हेयर, किराटिन प्रोटीन। आईज में विजुअल प्रोटीन, आयोडोप्सिन, रोडोप्सिन, आईज में, यस और नो, है कि नहीं। नोज में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? एंजाइम है पूरा एलिमेंट्री केनाल में, एंटीबॉडीज हैं, चैनल्स हैं, पंप हैं, एक्टिन मायोसिन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगी, यस।
टॉक्सिन्स, राइसिन और एब्रिन। राइसिन कहां मिलता है? कैस्टर में। तो बहुत सारे फंक्शन है, पर आपको ये वाले जरूर याद करने जो एनसीईआरटी में दे रखे, जैसे ग्लूटाथोन रिसेप्टर, एंटीबॉडी, इंसुलिन, हार्मोन हो गया। यस यस, स्टेरॉइड हार्मोन्स आप हटा दो और कुछ अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स। बहुत सारी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं। यस, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन को लेके आपको इतना करना है। ठीक है, एक और टॉपिक है छोटा सा जो केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या खराब हो जाती है? हम फीवर में क्यों सर पे पट्टी रखते हैं? उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि फीवर क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी किसी तरीके के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए काम कर रही होती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? हमारी बॉडी जो है किसी भी तरीके के, ध्यान सुनेंगे, हमारी बॉडी जो है फंक्शन कर रही होती है, ध्यान सुनेंगे बेटा, हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन कर रही होती है इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए तापमान बढ़ा के। पर उस टेम्परेचर के बढ़ने से मेरे सर के एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं बॉडी में और भी जगह से, पर मैं सर के एंजाइम बचाने के लिए यहां पे ठंडा करते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तेज फीवर हो सबसे पहले ठंडी पट्टी रखो ताकि टेम्परेचर नॉर्मल करो, सर में एंजाइम डीनेचर नहीं होने चाहिए। तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन का क्या लॉस होगा। मान लो अगर मैं आपसे कहूं प्रोटीन फंक्शन करती है शेप के हिसाब से, प्रोटीन का क्या होता है, शेप स्पेसिफिक होती है, शेप स्पेसिफिक होता है, और वो फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू शेप, वो फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू शेप, है ना? वो फंक्शन करती है किसके अकॉर्डिंग? शेप के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है। यस यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटीन जो है वो शेप स्पेसिफिक है, वो फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू शेप, शेप के अकॉर्डिंग वो काम करती है प्रोटीन। हां सर। अब आप ये समझो कि हाई टेम्परेचर या चेंज पीएच वो शेप खराब कर देता है, वो शेप डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर वो शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन कहते हैं, है ना? और शेप डिस्ट्रॉय होने से उसका फंक्शन लॉस होगा। यस सर। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में क्या होता है बेटा? मिल्क में एक प्रोटीन होती है कैसीन। ये किस में होती है? मिल्क में। मिल्क क्या करता है? पानी को और फैट को पकड़ के रखती है प्रोटीन, ऐसे इस तरीके से कहती है मैं पानी को और फैट को मिला दूंगी, साथ रखूंगी, एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन अगर मैं मिल्क को गर्म करता हूं या उसमें नींबू गाड़ देता हूं तो फैट और पानी अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का फंक्शन खराब हो गया। तो हम ये करें कि जो मिल्क है, मिल्क में अगर मैं पीएच चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगी? प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। प्रोटीन डीनेचर का क्या मतलब होता है? शेप खराब हो जाना, डीनेचर हो जाएगी, उसकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शेप डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा? फंक्शन लॉस हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। यस, फंक्शन क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। यस। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम क्या कर रहे हैं, वाटर जो है, फैट जो है ना, मिल्क और कैसीन, मिल्क में हमने पीएच चेंज कर दिया तो प्रोटीन क्या हो गई? डीनेचर हो गई। क्लियर है? सही है, डीनेचर हो गया, शेप डिस्ट्रॉय हो गई, और क्या हो गया? फंक्शन क्या हो गया? लॉस हो गया। फंक्शन क्या हो गया? लॉस हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है? और फंक्शन लॉस होने से क्या होगा बेटा? पानी और फैट अलग हो गए। यस यस यस, सेपरेट हो गए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और कई प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल कर दो वापसी ठीक हो जाती है, उसे कहते हैं रीनेचुरेशन, RE। तो ये आपके केमिस्ट्री से ले लिया हमने। डीनेचुरेशन का मतलब प्रोटीन की शेप खराब हो जाना। तो अभी तक आपको ये फील हो जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में बहुत सारी जीन्स होती हैं सेल में, जिनका काम होता है अमीनो एसिड को अरेंज करके पॉलीपेप्टाइड बनाना, और उस पॉलीपेप्टाइड से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होते हैं। एंजाइम के पास 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर शेप होती है, और वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। यस और नो? और 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है
वो 2 के बाद बनता है। और क्वाटनरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें काफी सारे 3 डिग्री मिलकर क्वाटनरी बनाते हैं। तो वहां क्या 3 डिग्री इंडिविजुअल प्रोटीन होते हैं? नहीं, 3 डिग्री एज अ सब यूनिट काम करते हैं। इन कॉन्सेप्ट के बाद अब हम रेडी हैं एंजाइम को पढ़ने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा एंजाइम को। बेटा एंजाइम वाला पार्ट एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे लगा बीच में कुछ पार्ट करा के फिर उसको करा पाना ठीक नहीं है। ठीक है, आज ये लेक्चर आपको ऐसे ही दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है इतिहास का सबसे छोटा लेक्चर है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको डेट्स, आपको शेड्यूल आ जाएगा 2 से 3 लेक्चर, मेरे ख्याल से 3 मैक्सिमम, इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं। मतलब हम एक लेक्चर में एंजाइम करेंगे, एक में न्यूक्लिक एसिड, एक में कार्बोहाइड्रेट, 3 में आपको ये करा देंगे, उससे कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, और कुछ टॉपिक एनाटॉमी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से चलते थोड़ा सा बेटा चीजों को फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं मानता हूं समय लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और सारी चीजें मिलेंगी। कुछ एक मैंने असाइनमेंट आपको दिया है, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, संकल्प भारत ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में, वहां भी आपको मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल का। मिलते हैं बेटा जल्दी, बाय।